हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम रिसर्च सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस सेशन से स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत आसानी से क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे ट्रिक्स के साथ उनको याद रख सकते हैं। ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो इस सेशन में आप सभी एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिविजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। Which of the following refers to a method of sampling in which a core group of participants, आपको यहाँ पर एक ऐसा सैम्पलिंग का मेथड ढूंढना है जिसमें कि सबसे पहले कोर ग्रुप जो है पार्टिसिपेंट्स का। सो देखिए, पूरी पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा कोर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर इनिशियली सैंपल्ड। इनको हमने क्या किया, पहले एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया अपने रिसर्च के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, दे रिक्रूट और रिकमेंड अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स फॉर। फिर इसी सैंपल ग्रुप ने क्या किया, और ग्रुप्स को या और लोगों को रिसर्चर को रेकमेंड किया या फिर उनको रिक्रूट किया। तो ऐसे सैम्पलिंग मेथड को क्या बोला जाता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी याद रखिएगा, पूरी पॉपुलेशन से अगर हम एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सैंपल हमें रिसर्च में अगर मान लीजिए हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वो आगे अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी ग्रुप को हमें रेकमेंड करते हैं कि ये व्यक्ति आपको रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चेन सैम्पलिंग। लेकिन आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको कहीं भी चेन सैम्पलिंग नहीं मिलेगा। सो चेन सैम्पलिंग का दूसरा नाम भी होता है जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन है सिंपल रैंडम, नो, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिकमेंडेशन और रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कोटा सैम्पलिंग भी नहीं होगा। स्ट्रेटिफाइड यानी कि ग्रुप्स बनाने की बात की जाती है, सो ग्रुप्स की भी यहाँ पर बात नहीं की गई है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं और वो सैंपल आगे से आगे क्या करता है, एक चेन बनाता जाता है, लोगों को रेकमेंड करता जाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है, दैट इज नेटवर्क सैम्पलिंग। तो आई होप यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। Which of the following sampling methods involves dividing the population into subgroups? अब देखिए, पॉपुलेशन है पूरी, उनको पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसको कि स्ट्राटा बोला जाता है, ग्रुप्स को स्ट्राटा भी बोला जाता है। देन रेंडमली सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच स्ट्राटम। ठीक है, स्ट्राटम का भी यही मतलब है। अब देखो, पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में बना दिया, हर ग्रुप से एक एक या दो व्यक्तियों को रेंडमली सेलेक्ट अगर कर दिया जाए तो इस सैम्पलिंग मेथड को क्या बोला जाता है। ऑप्शन बहुत आसान है, डायरेक्टली यहाँ पर कीवर्ड दिया है स्ट्राटा। तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सेम क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्ट्राटा टर्म नहीं दी होगी तो भी आपको ये मैंने कल के थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था कि पॉपुलेशन को जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और पूरे ग्रुप को ना सेलेक्ट करते हुए हम हर ग्रुप से रैंडमली एक दो व्यक्तियों को चुनते हैं अपने सैंपल के लिए, उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है, ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, और आपको यूनिट वाइज फोल्डर में जाकर के टॉपिक मिल जाएगा, उसको रिवाइज जरूर कर लेना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाय अ सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल में मान लीजिए एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया, उस व्यक्ति को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जब ऑब्जर्व किया जा रहा है, अब मान लीजिए मुझे सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 1 सितंबर को मुझे सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लिया, अब ये 30 सितंबर तक मुझे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मेरे बिहेवियर में चेंजेस आया, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग ये मुझ पर ध्यान रखेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। उस सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है फोकल, स्नोबॉल, पर्पसिव या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है फोकल सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया है पहली बार, ठीक है। जब भी ऑब्जर्व किया जाता है एक सैंपल को कुछ समय तक, वो फोकल सैम्पलिंग होगा। फोकल या फिर उसको फोकस भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample is called what? अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट में बोल रहे हैं पॉपुलेशन में मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, 100 में से हमें 10 व्यक्तियों को सैंपल के रूप में सेलेक्ट करना है। अब ये बोल रहा है कि everybody from the population has equal chance of being included in the sample, कि 100 में से हर व्यक्ति के पास चांस है कि उनका सिलेक्शन हो सके। मतलब यहाँ पर कोई रूल नहीं लगा रहे हैं, हम सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। और आपके सामने जो दिया है उसमें से रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है वो हमारा रैंडमली सिलेक्शन में मदद करता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था जहां पर कोई रूल, कोई नियम या कोई पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ही सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ और ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके लिए PYQs लेकर आऊँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट आप क्या चाहते हो, मैं ज़रूर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वहीं पे मैं आपका रिप्लाई करूंगी सही है या गलत। अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच इनिशियली सैम्पल्ड रिस्पोंडेंट्स, यानी कि शुरू में जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया वो बाकी के आगे के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, एक सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये कौन सा सैम्पलिंग है बताइए। कमेंट करना है इसका आंसर, फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्नोबॉल और डायमेंशनल सैम्पलिंग, ठीक है। सो देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्रॉइंग द सैम्पल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन थोड़ा आसान लग रहा है। फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाली डेफिनेशंस तो हमने थ्योरी लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, है ना, नहीं पढ़ी थी ना, तो इनको ध्यान से समझिए, सब कुछ हमने पढ़ा है। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेंबर यूनिट, यानी कि सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग पॉपुलेशन में से जो फर्स्ट सिलेक्टेड यूनिट है, फर्स्ट मेंबर यूनिट है, जो पहला व्यक्ति सैंपल हमने सेलेक्ट किया, इज यूज टू आइडेंटिफाई सेकेंड, ये आइडेंटिफाई करेगा सेकेंड व्यक्ति को, एंड सो ऑन, और सेकेंड करेगा थर्ड को, थर्ड करेगा फोर्थ को। ये क्या बन गई, एक चेन बन गई, ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। इसका मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है ये होता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग डी को फोर्थ से मैच करेंगे, डी का फोर्थ देखिए सिर्फ यहीं पर ऑप्शन है, और इसी से हमें करेक्ट आंसर मिल गया। बहुत आसान था, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी, बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन आसान था, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोल रहा था ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप, यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि हर व्यक्ति के पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सके, ये होता है सिंपल रैंडम। तो ए का सेकंड था, इससे भी हम आसानी से आंसर ढूंढ सकते थे, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय n and the units are drawn using the same where n is population size and small n is desired sample size। अब आप बोलोगे कि ये n by n क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिर्फ ये याद रखना था
कि एक आपको लॉजिक बता दिया है और बोला है कि बाकी सब में भी सेम लॉजिक यूज होगा, तो वो सिस्टमैटिक में ही होता है। ओके और डायमेंशनल सैम्पलिंग को देख लेते हैं। द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स। जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, उनको स्पेसिफिक फीचर्स को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है, वो होता है डायमेंशनल सैम्पलिंग। इजी है, बहुत आसान सवाल है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि संभाव्यता और गैर संभाव्यता या गैर संभावित। इसके आगे 4-5 फर्दर डिवाइड इनको किया गया है, वो लिस्ट आपको बनानी है और याद भी रखनी है। तो स्नोबॉल आता है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, आगे चार्ट भी शेयर कर दूंगी। When a sampled individual is observed over a predetermined period of time, देखो सेम क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा है कि एक व्यक्ति को जब कुछ समय तक के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन पर फोकस किया जाता है, उसको बोला जाता है फोकस सैम्पलिंग। Which of the following is a probability sampling? So probability होता है क्लस्टर, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पसिव भी नॉन प्रोबेबिलिटी है और डायमेंशनल भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। ये देख लीजिए, इस लिस्ट को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्राटा जिसमें ग्रुप्स बनाते हैं, सिस्टमैटिक और क्लस्टर, क्लस्टर में भी क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। अब अगर आपको अभी भी क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में कंफ्यूजन है कि ग्रुप्स तो दोनों में बन रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, तो मुझे कमेंट कर दो। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। सैम्पलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी चूजन मोर देन वंस। ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन में से सैंपल में अगर एक व्यक्ति को एक बार सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको फिर से सिलेक्ट नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये गलत है। ठीक है, इसको बोला जाता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगली स्टेटमेंट बोलती है सैम्पलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि हर व्यक्ति जो है पॉपुलेशन का, उसको हम एक से ज्यादा बार सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, और जो विद रिप्लेसमेंट है, इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट 2 में दी है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो both the statements are false. Next question we have is, suppose a researcher creates a list of names of everybody in a population of interest and selected 10th name in order to get a list. अब यहाँ पर बोल रहा है कि population में से लोगों को इस तरीके से लिस्ट में बना दिया है, लोगों के नाम की लिस्ट है, हर 10वें व्यक्ति को, हर 10th व्यक्ति को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, जिसमें इक्वल इंटरवल के बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि हर 10वें नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे। Which of the following sampling procedures will be appropriate for conducting research with empirico-inductive research? Empirico मैंने बताया है आपको, empirical research की बात कर रहे हैं, inductive research भी हमने पढ़ा है। तो empirico-inductive research में हमेशा any of non-probability sampling procedure, यानी कि एम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च में नॉन प्रोबेबिलिटी के जितने भी टाइप्स हैं, उन सभी को यूज किया जा सकता है एज अ सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, एज इट इज़ भी पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। सो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।